काम करेगा। एवरी पेरेंट डिजायर देयर चाइल्ड टू बी एन आईएएस ऑफिसर, और हर साल लाखों की संख्या में बच्चे अपीयर करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, बट द सक्सेस रेट इज इन डेसिमल्स। और सिलेबस देखें तो सिलेबस इज सो वास्ट कि कहा जाता है कि जो भी चीज सन के नीचे है दैट इज यूपीएससी सिलेबस। और हमारे सर्वे में भी हमने ये पाया है कि स्टार्टिंग में जो भी प्रिपरेशन करते हैं एस्पिरेंट, उनका मोटिवेशन बहुत हाई होता है, बट एट द टाइम वो एग्जाम देने आते हैं उनका मोटिवेशन बहुत डाउन हो जाता है। सो इसी चीज पे हम बात करेंगे आज कि प्रीलिम्स का शेड्यूल जो कि इस साल 5 जून को होने वाला है, तो उसमें एस्पिरेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, उसका डिलेमा जो होता है कि वो अपेयर ना करे इस साल, वेदर टू स्किप दिस अटेम्प्ट, तो उसको हम कैसे उसको समझाएं कि आप कैसे उस चीज को प्रॉपर वे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के स्पेशल एपिसोड में हम अपने एक्सपर्ट्स से जानेंगे उनकी राय, उनका सुझाव कि कैसे करें चुनौतियों का सामना और पूरी मजबूती से अपियर करें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स का। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं श्री जयप्रकाश सर, अंडर सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। He is an author of various books and public speaker and a former bureaucrat. हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर ख्याति खरे, एक्स ट्रेनिंग ऑफिसर इंडियन रेलवेज, एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी एंड प्रेजेंटली सीनियर फैकल्टी ऑफ वाजीराव आईएएस एकेडमी। हमारे थर्ड एक्सपर्ट हैं श्री शुभ्रांशु शेखर ओझा, जो कि सीईओ हैं वाजीराव आईएएस एकेडमी में। तो जयप्रकाश सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, पहले वो जब एग्जाम देने जाते हैं तो बिफोर दैट जो उनका माइंडसेट होता है जीएस के पेपर से पहले एंड जीएस के पेपर देने के बाद जो ब्रेक मिलता है उनको, वो जो माइंडसेट लेके जाते हैं फिर सीसैट का पेपर देने के लिए, क्योंकि कई ऐसे बच्चों को मैंने देखा है कि इंजीनियरिंग तक करी है लेकिन सीसैट का पेपर क्लियर नहीं हो पाता उनका, जबकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो उनका ऐसा क्या माइंडसेट होना चाहिए जो उनका सीसैट का भी पेपर प्रॉपर्ली क्लियर हो जाए? First of all, I welcome all the aspirants who are going to appear in 5th June prelim exam, and I also emphasize that before exam, don't read any negative material about the civil services, because success is a psychology. ये सफलता ना एक मनोविज्ञान है, आप जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। तो इसमें प्रीलिम इतना कठिन नहीं है, इंजीनियर भी इसलिए नहीं निकाल पाते कि इंजीनियरिंग की भाषा में मैं बताना चाहूँगा, मैं भी इंजीनियर हूँ आईआईटी से। तो ये फोर्स कोई कितना लगाते हैं यही मायने नहीं रखता, आप किस डायरेक्शन में उसको अप्लाई करते हैं। तो ये जो एक इंजीनियर भी सीसेट नहीं निकाल पाता, जबकि उसमें मैथ का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, सिर्फ वो भी बना दे तो आप पास हो सकते हैं। तो इसकी वजह होती है कि वो सही डायरेक्शन में अपना दिन रात पढ़ते हैं सब भी, लेकिन सही दिशा में नहीं पढ़ते हैं। तो इस दिशा को चुनना, जिसको हरिवंश राय बच्चन बोलते हैं कि राह चलने के पहले पथ की पहचान कर ले, तो अपने पथ की पहचान वो नहीं कर पाते हैं। अगर वो अपने पथ की पहचान कर ले, सिलेबस में फोकस करें, सेलेक्टिव हो, मतलब वो क्या दे आर फीलिंग एट सी व्हाट आई शुड रीड। आपका एग्जाम 1 महीने बाद आप ये सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तय कर लेना चाहिए सिलेबस को पूरी तरह से। आपको मालूम होना चाहिए कि हमको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। तो ये जो इसी को विवेक बोलते हैं, निर्छीर विवेक, कि उसमें पानी क्या है और दूध क्या है, इसकी पहचान आपको होनी चाहिए कि क्या पढ़े, व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो मोस्ट ऑफ लोगों को दिक्कत होती है, दे फेल टू डिस्टिंग्विश क्या नहीं। इसी में कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके महत्व को ये लोग नहीं पहचान पाते। ये आपके मेहनत को कम कर देता है, और वो दिशा जो बहुत मेहनत करके आपको डायरेक्शन पता चलता है, वो डायरेक्शन मालूम चल जाता है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण होता है कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं, जो भी आपका मार्गदर्शक है, वो टीचर के रूप में हो, जिस रूप में हो, तो आपका या तो खुद आप अपदीपो भव अपना मार्गदर्शक बने, या जो भी आपका मार्गदर्शक है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, उसको मतलब बहुत ध्यान से चुनिए।
बहुत ध्यान से चुनिए। तो आप देखेंगे कि आपको प्रारंभिक परीक्षा, इसका नाम ही है प्रारंभिक, ये इससे पता चलता है कि सरलता से इसको आप पास कर सकते हैं, उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो वन शुड, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो फोबिया है, जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं, प्रीलिम का फोबिया, ये फोबिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा जब आप निगेटिव, आप इस पे देखिए कि लाखों लोग पास करते हैं जब से सिविल सर्विसेज हो रहा है, और आज तक लाख लोग पास किए होंगे। तो इस पे ध्यान दीजिए, इस पे नहीं कि कौन लोग पास नहीं करते हैं। तो फिर आपको देखेंगे पॉजिटिव एक वाइब्स आपको आएगा। और डराने के लिए जो लोग बोलते हैं कि जो मेंस पिछले बार निकाला था उसका भी पीटी नहीं निकला, और ये सच बात भी है कि ऐसा होता है, लेकिन इस पे आप ध्यान ना दें। सत्य भी बहुत बिखरा हुआ है, तो सत्य में भी चुनाव है कि उस सत्य को चुने जो आपको आशावादी बनाए, विच मेक्स यू ऑप्टिमिस्ट, विच जनरेट पॉजिटिव वाइब्स विद इन यू, एंड डॉट गो फॉर द नेगेटिव, कलेक्टिंग इन द नेगेटिव। कि संसार में सब कुछ है, इसी संसार में विष भी है, अमृत भी है, आप क्या चुनते हैं आप पे। तो एक चुनाव वर्ड इज की वर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और आप इसमें सही चीजों को चुने तो निश्चित रूप से आप प्रारंभिक परीक्षा पास करें। जी, थैंक यू सो मच सर। इसी विषय में थोड़ा सा मैं अपने सीईओ सर से जानना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगे। ओके, थैंक यू भव्या एंड जयप्रकाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने अपना वक्तव्य रखा और जो क्वेश्चन का उत्तर दिया। आशा करता हूँ कि इट विल डेफिनेटली हेल्प द स्टूडेंट्स इन अ ग्रेट वे। तो मेरा भी राय वही है कि जो फोबिया है, बेसिकली जो बोलते हैं प्रीलिम्स फोबिया, तो देखिए पर्सनली स्पीकिंग, अगर आप कोई बड़ा चीज करने चाहते हैं या कोई भी चीजें दिल से सोच के करने चाहते हैं, ठीक है, जो मेरा थॉट है, पर्सनल थॉट है, मैं भी डिफर फ्रॉम सर और समबडी एल्स, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको डर रहता ही रहता है। अब देखिए, आप कंप्लीटली प्रिपेयर किए हैं, सब कुछ किए हैं, बिफोर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन थोड़ा सा आपके दिल में थोड़ा डर है, अरे कहीं थोड़ा सा खराब ना हो जाए, कोई वो ना हो जाए। लेकिन ऑन कंट्रारी आप देखेंगे कुछ बच्चे जो तैयार ठीक से नहीं करते हैं एंड बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, अरे बहुत अच्छा हो जाएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जस्ट ट्राई टू पिन पॉइंट दिस टू फैक्ट्स। सो मैं कहूंगा, अगर थोड़ा सा आपको भय लग रहा है, हल्का थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भय लग रहा है, दैट इज ए पॉजिटिव साइन। मतलब दैट मीन्स यू आर कॉन्शियस एनफ कि आप गलत नहीं करोगे एग्जाम में। वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड आपको थोड़ा सा वो चेतावनी दे रही है कि आप एग्जाम में ठीक से देख के करना और ठीक से सही करना। तो दैट इज ए गुड साइन मेरे हिसाब से। तो इसलिए इसको फोबिया मत समझिए, कि डर मत समझिए कि मेरे से पता नहीं याद नहीं आ रहा है आंसर वगैरह, क्या होगा नहीं होगा, मत सोचिए इस तरह मेरे हिसाब से, बिकॉज यू प्रिपेयर्ड वेल, दैट इज द रीजन। एग्जाम से पहले थोड़ा सा आपको ये कॉन्शियसनेस आपको जगा रहा है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज द ओनली थिंग। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जाइए, जो प्रिपेयर किए हैं एकदम खुले दिमाग से बढ़िया से इसको करके आइए एंड यू नो रन द स्टेज मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जयप्रकाश सर, शुभ्रांशु सर, हमारे स्टूडेंट्स को इतना मोटिवेट करने के लिए इस चीज पे। अब मैं ख्याति मैम से जानना चाहूंगी कि मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि उनका जो करंट अफेयर है या कई ऐसे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एक साल की प्रिपरेशन में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं बच्चों के छूट जाते हैं, तो उन टॉपिक्स पे अगर क्वेश्चन आता है तो क्या उसको अटेम्प्ट करें, क्या उस पे ध्यान दें या बिल्कुल उसको स्किप कर दें? Thank you so much, Bhavya, for joining me. And thank you so much, Jaiprakash sir, for giving your valuable time, precious time to us. And thank you so much for the Bajirao IAS Academy to interact and creating such a platform where you people are discussing something about relevant for the students at large. And now I'll come to your question, Bhavya. ये जो पेपर है, आपको पता है कि प्रीलिम्स का जो नेचर है वो है क्वालिफाइंग। दैट मीन्स कि इसके जो मार्क्स हैं वो आपका टोटल स्कोर क्रिएट नहीं करने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। और अगर हम अभी तक यूपीएससी का ट्रेंड देखते आए तो दैट मीन्स कि इफ यू हैव स्कोर्ड
more than 55% to 60%, that means you are secured. तो जो एक फोबिया रहता है कि मेरे को सब नहीं आता, सारी चीजें प्रिपेयर नहीं हुई हैं, तो जैसे आपने आपकी इनिशियल लाइन में कहा कि अंडर द सन जो भी है वो सब यूपीएससी का सिलेबस है। एक्चुअली कहते हैं कि जो भी एक न्यूज़पेपर आता है और आपका सिलेबस बढ़ा देता है, तो जितनी भी सारी चीजें हैं ये पॉसिबल नहीं है कि हर कुछ आप प्रिपेयर करके जाएं, बिकॉज जो नेचर है क्वेश्चन पूछने का, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको थोड़ा आइडिया होता है बट यू डोंट हैव द कंप्लीट आइडिया, दैट्स व्हाई आल्सो यू कैन नॉट अपीयर दैट क्वेश्चन। बट ऐसा भी नहीं है कि आप उसको पूरी तरीके से स्किप कर दें। पहली चीज ये है कि आपको पूरा पेपर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं लाना है, यू जस्ट हैव टू सिक्योर अ रैंक, सिक्योर अ प्लेस इन द प्रीलिम्स लिस्ट। और अगर आपने डिलीजेंटली पढ़ाई करी है साल भर तक, तो डेफिनेटली यू विल गेट सम क्लू। और इसमें जो यूपीएससी के प्रीलिम्स पेपर का आप नेचर देखेंगे तो इस तरीके का होता है कि वहां पे क्वेश्चन नहीं बल्कि ऑप्शंस उस क्वेश्चन को टफ बनाते हैं। जस्ट ट्राई टू एनालाइज द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। और अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, जो यूपीएससी का ट्रेंड रहा है वहां से हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट सम क्लू दैट हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन ओनली इन विच यू आर कंप्लीटली श्योर, एंड इन द सेकंड गो आप उन क्वेश्चंस को लीजिए जहां पे आप 2 ऑप्शंस में या 3 ऑप्शंस में आपको डाइसी हो रही है। तो डेफिनेटली आपके पास कुछ ऐसे नॉलेज होंगे जिससे कि आप उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे और उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सो माय सजेशन इज not to just let that question, आप ट्राई करिए, कोशिश करिए। अगर आपने डिलीजेंटली पढ़ाई करी होगी, साल भर करंट अफेयर्स देखे होंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट सम क्लू टू एलिमिनेट द ऑप्शन। एंड वंस यू एलिमिनेट द ऑप्शन एंड वंस you are in dicey between the 2 options, then you have to take the risk. It is my personal suggestion कि अगर आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हैं तो आपको वहां पर रिस्क लेना चाहिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जहां पे आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अननोन चीजें पूछ ली गई हैं, देन डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच ख्याति मैम। अब मैं जयप्रकाश सर से पूछना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं इतना टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कुछ लोग 1 साल 2 साल प्रॉपर वो अपना टाइम देते हैं, एफर्ट्स देते हैं, अपनी जॉब भी मिस करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो बिल्कुल यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए लग जाते हैं। एट द टाइम ऑफ एग्जाम जैसे ही प्रीलिम्स आने वाले होते हैं, कई बच्चों के जो थॉट्स होते हैं वो थोड़े डाइसी हो जाते हैं, डिलेमा में आ जाते हैं कि क्या मैं ये अटेम्प्ट अभी दूं, एम आई दैट मच प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, या मैं फिर से स्किप कर दूं, या मैं 1 साल और पढ़ाई करूं और फिर एग्जाम दूं। तो जो ये डिलेमा है उनका, क्योंकि ऑलरेडी वो बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल प्रिपरेशन को दे चुका है, तो वो क्या इस बार दे ना दे, क्या वो अपने अंदर मोटिवेशन रखे कि उसको मोटिवेटेड रहे, कॉन्फिडेंस रहे अपना एग्जाम देने की और उसमें स्कोर करने की। इसमें मैं एक मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स जो एचआर मैनेजमेंट की एक थ्योरी है बाटर कर्व की, कि टेंशन जो बहुत अच्छी बात ओझा सर ने बोली कि टेंशन है, इसी को फोबिया समझना जरूरी नहीं, थोड़ा टेंशन होना जरूरी भी है कि बिल्कुल केयर फ्री हो जाएंगे तो आप फिर नहीं पढ़ते एग्जाम का थोड़ा। तो बाटर कर्व भी यही बताता है, बाटर में एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ टेंशन होता है कि वो ऑप्टिकम लेवल, उससे ज्यादा टेंशन होगा तो आपकी इफिशिएंसी घट जाएगी, और उससे कम भी टेंशन होगा तो इफिशिएंसी कम। तो वो पहचानना कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ टेंशन क्या है, और वो ऑप्टिमम ऑफ टेंशन इतना ही होना चाहिए कि इससे आप सतर्क रहें, बिल्कुल कैजुअल ना हो जाए, क्योंकि ये तो सही है कि ये बहुत एक महत्वपूर्ण एग्जाम है, तो लेकिन डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डरने से इफिशिएंसी आपकी कम हो जाती है। जो क्वेश्चन आ भी रहा है वो जवाब नहीं दे पाते। और ये जो होता है कि 2 साल 3 साल पढ़ के भी हम पीटी नहीं देंगे, तो इसके पीछे ये भावना होती है कि मेरा एक चांस चल जाएगा। इसमें चांस तो सीमित है किसी एग्जाम में, लेकिन मैं एक चीज बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि चांस जो है काफी है, आप उसके पहले ही उब जाएंगे। मनोविज्ञान मेरा भी एक बहुत बड़ा सत्य होता है कि अभी चांस बढ़ा दिए गए हैं मेरे समय में जो चांस थे उसके अपेक्षा, और मैंने देखा कि वो काफी होता है। जो आप डरते हैं कि एग्जाम नहीं दे रहे हैं चांस चला जाएगा, आप मैं गारंटी देता हूं कि जिस बच्चे ने भी सिलेबस को एक बार पढ़ लिया है
अच्छी तरह नहीं भी पढ़ा, सिर्फ पढ़ भी लिया तो उसको पीटी का एग्जाम देना चाहिए, वो पीटी क्लियर कर लेगा। ये तभी होता है जब हम रियलाइज नहीं करते हैं कि जो मुख्य परीक्षा है, जो मेंस एग्जाम से ये डिफरेंट है, थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप है। मेंस एग्जाम में क्या है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सवाल ना आता हो, उसके बारे में कुछ ना कुछ आप लिख ही देंगे, वो आपके ऊपर निर्भर है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि वो एग्जाम के ऊपर निर्भर है, आप उसको मन मुताबिक नहीं लिख सकते। जैसे हमको प्रेमचंद के बारे में या कोई जीके पूछा जाता है तो कुछ ना कुछ लिख देंगे, जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो जान, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं जानते तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपको उत्तर तक में बंधन है, किसी 4 में से एक देना है। तो ये जो बंधनकारी चीज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, वो समझ लेना चाहिए। तो ठीक से हम लोग परिचय कर लें कि ऑब्जेक्ट ये जो प्रीलिम एग्जाम क्या है, तो ये डर खत्म। एक अज्ञात चीज भय पैदा करती। और संस्कृत का एक श्लोक मैं बोलना चाहूंगा कि जब तक एग्जाम में बैठ न जाए भयभीत नहीं होना चाहिए। तो संस्कृत का श्लोक ये है कि यावत भयत न भवेतम यावत भयम न आगतम, आगतम तो भय दिष्टा कृत्यम तो सोचितम। जब तक कोई चीज सामने नहीं आ रहा उससे डरना मूर्खता है। तो जब तक आप पीटी में बैठे ही नहीं, क्वेश्चन भी नहीं देखा, भयभीत हो रहे हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। क्वेश्चन हो सकता है बहुत आसान हो, आप तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो जब तक देखा ही नहीं अपने जो भी क्वेश्चन पेपर को, तो ये हो सकता है बहुत आसान हो, क्यों आप निगेटिव सोचते हैं कि वो कठिन ही होगा। और जब आपने तैयार किया, तो मेरा कहना है ये कि पीटी का भय मुक्त होके देना चाहिए। इससे जो 4 सवाल आप नहीं भी करने जा रहे हैं उसका उत्तर आ जाएगा। जैसा कि स्लम डग मिलेनियर फिल्म में था कि सिर्फ ज्ञान किताबों से नहीं होता, आपके लाइफ एक्सपीरियंस से वो बच्चा जवाब देता है। ये तो उस फिल्म में था। तो कई सारे लाइफ एक्सपीरियंस से आप जवाब दे सकते हैं। मैं अपने जीवन से उदाहरण बता सकता हूं कि वो चीज मुझे इसलिए मालूम था कि मैंने किताबों में नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं उस चीज से गुजरा था। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज को आप, जैसे भूकंप मापी यंत्र के बारे में पूछा गया, तो वो यंत्र मैंने देखा था स्कूल में, मैं सिस्मोग्राफ का वो एक्सपेरिमेंट था। तो देखिए आपको याद आ जाएगा, आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड और खुश रहेंगे, तो बहुत खुशी खुशी एग्जाम देना जाना चाहिए। यही जीवन का अंत नहीं है। यूपीएससी नहीं भी हुआ तो जीवन का कोई अंत नहीं, पीटी तो अलग बात है। इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाके उत्तर देना चाहिए, कुछ नहीं होता है। मैं गारंटी देता हूँ कि ये आप जब यूपीएससी पास कर जाते हैं, ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं, तो फिर फील करते हैं कि अरे इसको कितना मैं डर रहा था। अब जो पास करके उन लोगों से पूछिए, बिल्कुल डर के, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। कार्ल सागन ने लिखा है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में पृथ्वी कितनी छोटी है, और छोटे में एक छोटा सा भारत है। भारत में वो छोटा सा एग्जाम है क्या, यूपीएससी, और यूपीएससी का सबसे छोटा एग्जाम है पीटी, उससे आप डर रहे हैं। तो इस तरीके से सब आप सोचेंगे तो आपको डर चला जाएगा। इसलिए अपने आप को, कोई आदमी बोल सकता है कि तुम काल्पनिक यूटोपिया हो, लेकिन मैं बता दूं कि मिथ्या का यूटोपिया भी मनुष्य को बहुत, ये नेशन हम लोग समझते हैं कि भारतीय है, तो इसमें भी एक इमेजिनरी कम्युनिटी एज्यूम करते हैं भारतीयता। तो इमेजिनेशन भी बहुत बड़ा। आइंस्टीन कहा करता था कि ज्ञान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कल्पना आविष्कार करने के लिए। तो कल्पना, अच्छी अच्छी कल्पनाएं आप करें पीटी के बारे में, तो ये भय जाता रहेगा। इसलिए भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मतलब गारंटी के साथ ही आपको बात करता हूँ। और आप पढ़िए, जो इसके बारे में बहुत तकनीकी ज्ञान अच्छा दिया मैडम ने, ख्याति मैम ने, तो उनके उस बात पे ध्यान देने की परीक्षार्थियों को जरूरत है कि ये कई कई ऐसी चीजें आती हैं जो निगेटिव माइंडेड बना देंगी। जैसे मैं एक निगेटिव चीज बता रहा हूँ कि एक टीना डाबी टॉपर थी, आप लोग जानते हैं सब लोग। तो उनका टॉपर थी, लेकिन पीटी उनको रिजर्वेशन लेना पड़ा पास करने के लिए, इसलिए अल्टीमेटली वो रिजर्व कमेटी। तब समझ रहे कि एक टॉपर भी, तो लोग डर जाते हैं कि पीटी बड़ा टफ है, एक टॉपर को भी पीटी मतलब रिजर्वेशन जनरल में पास नहीं कर पा रहा है। तो ये निगेटिव चीजों पे मत जाइए। ये हो सकता है कि कोई एक डॉक्टर भी बीमार पड़ जाता है, इसका मतलब नहीं कि हम भी बीमार पड़ जाएंगे कि डॉक्टर होते हुए। तो इस तरीके से ये मनोवैज्ञानिक चीजें होती हैं बस, कि आपको कोई आदमी चाहे तो ऐसे समझा देगा कि बहुत टफ लगने लग जाएगा। तो वैसे व्यक्ति के बाद बिल्कुल ना जाए, वैसी किताबें बिल्कुल ना पढ़ें। अच्छी किताबें पढ़ें। जैसे अच्छी किताब का मैं एग्जांपल बताता हूँ, NN ओझा की किताब आती है IAS के बारे में, बहुत अच्छी, उसमें पूरी जानकारी दी हुई है और बहुत अच्छे ढंग से दी हुई है। तो ऐसी पॉजिटिव में मतलब आप तय कर लें
कि पीटी के एक जैसे 5 जून को है तो 5 मई के बाद किसी निगेटिव आदमी से नहीं मिलेंगे, तो इसकी भी एक तैयारी कर लें। हम तैयारी क्या सिर्फ सिलेबस की करते नहीं, मनोवैज्ञानिक तैयारी। अभिनव बिंद्रा एक तीरंदाज है भारत के, तो उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा मैंने ध्यान दिया मनोवैज्ञानिक पे, जो तीरंदाजी सिखा था वो तो सीखते ही थे। तो इसमें जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है नहीं लेते हैं लोग, समझते हैं सिलेबस सिर्फ पढ़ना नहीं, खुद को भी ट्रेन कीजिए। सेल्फ टेक्निक ऑफ मिशेल फूको करके एक दार्शनिक है फ्रांस का, इसको टेक्निक ऑफ सेल्फ बोलता है। खुद को भी बदलने की एक टेक्निक होती है, तो आप अपने आप को बदलें तो फिर प्रारंभिक परीक्षा का भय जाता रहेगा। इस पे सोचे कि कैसे भय को, हम सोचते ही नहीं कि भय कैसे कम करें, तो वो अगर सोच लेंगे तो मनुष्य को इतनी शक्ति दी है, विवेकानंद ने कहा है कि इतनी शक्ति क्षमता हमारे मस्तिष्क में, इसका लाखवां हिस्सा भी नहीं यूज करते हैं, तो भय दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर आपने। इसी बात पे मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि जो हमारे मोस्टली अगर हम एक देखे यूपीएससी के लिए जो प्रिपेयर करते हैं, जो यूपीएससी अटेम्प्ट करते हैं, वो बेसिकली मिडिल क्लास फैमिलीज के होते हैं, राइट? एंड उनके ऊपर इतना इमोशनल प्रेशर होता है फैमिली का भी, एंड एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर इतनी होती हैं, एंड इस टाइम पे ये एक्सपेक्टेशंस एंड इमोशनल प्रेशर एक एस्पिरेंट कैसे उसको संभाले अपने ऊपर, एंड इसी चीज को लेके उसकी फैमिली उसको कैसे सपोर्ट करे, क्योंकि इस टाइम पे बिफोर प्रीलिम्स बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बच्चों पे कि क्या होगा नहीं होगा, एग्जाम मेरा अच्छा जाएगा, आएगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस टाइम पे फैमिली कैसे सपोर्ट करे और इस प्रेशर को वो एस्पिरेंट कैसे संभाले? तो क्या होता है कि किसी भी नकारात्मक चीज को सकारात्मक बनाया जा सकता है। वी कैन टर्न एनी नेगेटिव थिंग इनटू पॉजिटिव। जैसे न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियर से बम बन जाता है, लेकिन उससे न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली भी बनती है। सिमिलरली ये प्रेशर बुरा चीज है, लेकिन प्रेशर कुकर खाना पकाना आसान कर देता है। तो ये जो प्रेशर है इसको अगर पॉजिटिवली इम्प्लॉय करें तो इसके आपके तैयारी को ये आसान कर देगा। तो इसको क्या करना है, जैसे कोई बोझ होता है तो हम इंजीनियर लोग क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उस चीज को। तो इस प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करने का ये तरीका है कि ये प्रेशर रहता है मिडिल क्लास में, बिल्कुल आपने सही बात बोली। तो इस प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका ये क्या है कि आप इसको शेयर करें। आप ऐसे अपना कोर ग्रुप रहें और इस तरह से, तो जब शेयर करने से कि भाई हमको ऐसा करना है, मैं बहुत प्रेशर महसूस कर रहा हूँ, तो ये शेयर करने से प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है। मैं भी व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग तो बहुत प्रेशर महसूस होता था, तो हमारा एक कोर ग्रुप था, केशव था, सुधांशु था, तो इन लोगों से मैं शेयर करता था। तो इसके बाद क्या होता था कि वो कम, सबका एक ही प्रेशर है, तब शेयर करेंगे तो आपको सबसे बड़ा भय मनुष्य को होता है कि मेरे ही साथ हो रहा है। जैसे ही उसको मालूम चलता है कि 10 लोग और भी हैं तो वो कम हो जाता है। कोई भी भावना, आप इस मनोविज्ञान को मानेंगे तो ये जब देखेंगे कि सारे लोग इसी प्रेशर में जी रहे हैं, जैसे किसी आदमी को भी आज तक मैंने टेंशन करते नहीं देखा कि ब्रश करना है मुझे, क्यों? वो समझता है कि ये डेली रूटीन है, ये तो मुझे करना ही है। तो जब इसको आप डेली रूटीन मान लेंगे, इट इज नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इस प्रेशर को अपने जीवन का हिस्सा मान लेंगे कि अगर यूपीएससी तैयारी नहीं भी करते हैं तो कुछ बिजनेस करना होगा, जीवन चलाने के लिए तो कुछ करना है, तो देयर इज नो स्कोप। तो इसको रूटीन मान लेने से कोई भी चीज, देखिए किसी भी आदमी को इस बात का दुख नहीं होता है कि मेरी 3 आंखें नहीं है, जबकि शंकर भगवान की 3 आंखें हैं। लेकिन कोई दुखी होता है क्योंकि वो मानता है कि 2 आंख ही नॉर्मल है। तो जिस दिन इस प्रेशर की नॉर्मल चीज मान लेंगे कि दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, तो ये कम हो जाएगा, देखिएगा अपने आप। तो कंसीडर दिस प्रेशर सच प्रेशर कि यूपीएससी नहीं भी करेंगे तो प्रेशर, बल्कि ज्यादा प्रेशर होता है। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि जीवन को बहुत आराम से जीने का सबसे आसान तरीका यूपीएससी करना है। इसके विकल्प में जो भी जाएंगे वो इससे बहुत कठिन है। इतनी ही आराम की जिंदगी जैसा एक ब्यूरोक्रेट जीता है, दूसरे माध्यम से जीने जाएंगे तो और भी कठिन है। मैं बता रहा हूँ, ये सबसे आसान वाला प्रेशर है, इसको आप तुलना करके दे सकते हैं, ये हकीकत है। तो ये पार्ट एंड पार्सल है, ये यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है। ऐसा प्रेशर जीवन में रहता ही है। जो लोग पास कर गए, आईएएस बन गए, उन पे और ज्यादा है। 10-10 बजे मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी कोल को देखा है घर जाते हुए। तो दिस इज पार्ट। तो ये बातें जब देख लेंगे तो फिर आपका प्रेशर नहीं रहेगा कि सब ये है। मिडिल क्लास होने का मतलब ये कि प्रेशर में मिडिल क्लास का मतलब यही होता है। बहुत सही बात बोली सर आपने। अब इस पे मैं शुभ्रांशु सर के विचार जानना चाहूंगी कि आप कैसे बच्चों को गाइड करेंगे कि वो एक प्रेशर हैंडल करें, अपनी फैमिली इमोशनल प्रेशर हैंडल करें, इनफैक्ट फैमिली उनको कैसे सपोर्ट करे इस प्रेशर के लिए?
देखिए इसमें मैं एक चीज कहूंगा, बहुत सिंपल सा चीज है। प्रेशर हमको तब फील होता है जब हम वो काम को सच में दिल से नहीं करना चाहते, दिल से नहीं करना चाहते। ये बात समझ लीजिए, मैं कहना चाहता हूँ। देखो, चाहना और करना इसमें बहुत फर्क है। सब लोग बोलते हैं मुझे स्पेस जाना है, ये जाना है, सबकी एस्पायरेशन होता है। वो चाहना और उसको दिल से चाहना, उसमें बहुत ही अंतर होता है। जिस दिन आप दिल से चाह लिए ना, उस दिन आपको कुछ दिखेगा नहीं उसकी सिवा। सीधी सी बात है, क्लियर कट। आप मिडिल क्लास से हो, हायर क्लास से हो, लोअर क्लास से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस वो जुनून जगाना है आपने अपने साथ कि भाई मुझे यूपीएससी किसी तरह क्लियर करना है बाय दिस ईयर और बाय दैट ईयर। बाकी सारे के सारे प्रेशर जो है ना, वो सब नॉलिफाई हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। आप हंस के उसको ऐसे इग्नोर कर देंगे। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल दिस मच। थैंक यू सो मच सर। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ख्याति मैम के लिए है। जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं, प्रिपेयर करते हैं फॉर 6 months 1 year, उसके बाद फिर वो अटेम्प्ट देते हैं और उस अटेम्प्ट को कहते हैं प्रैक्टिस अटेम्प्ट। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, ये मेरा प्रैक्टिस अटेम्प्ट होगा। मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ कि यूपीएससी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसके बाद मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए बहुत प्रॉपर्ली प्रिपेयर करूंगा। तो ये प्रैक्टिस अटेम्प्ट टर्म क्या है, इसको थोड़ा सा समझाइए। और जो ये अटेम्प्ट्स को इस तरीके से यूटिलाइज करने की बात हो रही है, प्लीज उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। तो फर्स्ट थिंग कि हर चीज ट्रायल मोड पे नहीं होती है, और ऐसा नहीं है यू हैव ओनली लिमिटेड अटेम्प्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रैक्टिस अटेम्प्ट है और आप प्रैक्टिस करके इसको देखेंगे। तो आपके पास लिमिटेड अटेम्प्ट है, 6 अटेम्प्ट, और उसमें ही आपको हर वो चीज अचीव करनी है जो आपने कभी ड्रीम देखा था। बाकी प्रैक्टिस के लिए यू हैव मल्टीपल टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज में जाके अपने आप को चेक करिए कि अभी आप कितना प्रिपेयर हैं और अभी आपको कहाँ पे प्रिपेयर करने की जरूरत है। इसके साथ साथ आप पास्ट ईयर के पेपर देखिए, उससे खुद को एनालाइज करिए कि अभी आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको कितना और मेहनत करने की जरूरत है, और आप कितने अभी कहते हैं ना, आप कितने पानी में हैं। लेकिन अगर आप ये करोगे कि आप अपने अटेम्प्ट लेके और ये चेक करने जाएंगे कि अभी मैं देख लेता हूँ, तो यकीन मानिए कि कहा जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। जब आप एक बार आप उस प्रोसीजर में चले जाएंगे, तो जो सोसाइटल प्रेशर है, जो पीयर प्रेशर है, उसके साथ आपको टैकल करने में जो इमोशनल चैलेंजेस आएंगे, दैट विल बी द थिंग जिसको फिर डील करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। सो वंस यू आर डन विद योर प्रिपरेशन, गो फॉर टेस्ट सीरीज। यू कैन मल्टीपल टेस्ट सीरीज। आप पिछले साल के पेपर देखिए, उससे खुद को एनालाइज करिए। 2-3 बार 4 बार आप लिमिटेड टाइम ले लीजिए कि जितना टाइम में यूपीएससी अपना एग्जाम लेता है उसी टाइम फ्रेम में बैठिए, उसी तरीके से बैठिए, पेपर देने की कोशिश करिए और वहां अपने आप को एनालाइज करिए। वहां पे देखिए कि क्या आपकी प्रैक्टिस अभी उस लेवल की हो गई है। इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 50%, देन डेफिनेटली आप इतने प्रिपेयर्ड हैं कि आपको यूपीएससी निकाल लेना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अटेम्प्ट को इस तरीके से वेस्ट करेंगे। दैट इज नॉट द इन्वेस्ट, बट दैट इज वेस्ट इन माय ओपिनियन। So you should not go just for the trial mode. A trial के लिए you have multiple test series. थैंक यू सो मच मैम फॉर द एक्सप्लेनेशन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन शुभ्रांशु सर से है। कई स्टूडेंट होते हैं, वो वेट करते हैं कि मैं पहले आंसर्स देखूंगा, आंसर शीट देखूंगा, आंसर की देखूंगा, उसके बाद फिर आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। सो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए कि वेट करें आफ्टर द एग्जाम? क्योंकि एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट को खुद समझ में आ जाता है कि उन्होंने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। तो अब वो मेंस की प्रिपरेशन नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दे, आंसर की का वेट करने के बाद स्टार्ट करें? देखिए इसमें वेरी सिंपल है, क्योंकि जो स्टूडेंट तैयारी करता है यूपीएससी के, प्रीलिम से पहले ही प्रीलिम और मेन दोनों की तैयारी करनी पड़ती है बेसिकली, ठीक है। एंड प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत ही कम दिन बचता है, ऑलमोस्ट अराउंड 3 months समथिंग बचता है। तो अगर वो उस समय रिजल्ट को, आंसर की को वेट करे एंड ऑल दिस थिंग्स, तो आंसर की तो तुरंत नहीं आता है, यूपीएससी बहुत बाद में निकलता है। और जो मार्केट से आंसर की आती है उसमें बहुत सारे 10-15% गलत भी रहते हैं। पर स्टूडेंट को खुद को पता रहता है एग्जाम में मैंने जो किया है, कितना किया है, क्या नहीं किया है, वो एग्जाम से निकलते ही पता चले। और पता चले ना चले, मैं तो यही कहूंगा कि आपका तैयारी आप जारी रखिए, ठीक है, जारी रखते रहिए, क्योंकि मेंस आपको बैठना है। हाँ, अगर आपको एग्जाम से निकलते वक्त पता चल गया कि यार 30-40 क्वेश्चन मेरा सही हुआ, बाकी कुछ नहीं है, तो फिर आप ऑटोमेटिक समझ जाएगा, दूसरा प्रीलिम्स के लिए तुरंत रेडी हो जाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 70-80 के आसपास मेरा ठीक हो रहा है ऑलमोस्ट, आप खुद ही जान जाएगा बिफोर विदाउट सीइंग द आंसर कीज, तो आप मेंस के लिए तुरंत लग जाइए मेरे हिसाब से, क्योंकि वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। थैंक यू सो मच सर।
टू क्लियर दिस डाउट, मेरा लास्ट क्वेश्चन जयप्रकाश सर से है कि जो अभी हमारा 5th को ही एग्जाम होने वाला है, राइट, तो ये जो दिन बचे हैं, इन दिनों को स्टूडेंट कैसे यूटिलाइज करे, क्या अपना डेली रूटीन रखे, क्या प्लान करे, किस तरीके से रिवीजन आप बूस्ट अप करे, तो उस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मैं प्रैक्टिकल एक सलाह देना चाहूँगा कि इसमें 2 काम जो एग्जाम देने वाले हैं, परीक्षार्थी एग्जामिनी हैं, उनको करना चाहिए। पहला काम ये है कि एक किसी भी चीज़ को अगर हम दोहरा लें प्रक्रिया को, उसको करने के पहले, तो वो प्रक्रिया आसान हो जाती है, हमारा दिमाग उसमें सेट हो जाता है। तो 1 या 2 क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, वो बना लें। या जितना 5 डिपेंडिंग अपॉन अपने कैपेसिटी के अनुसार जरूर बनाएं। और दूसरी वगैरह ये करके बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, युद्ध नहीं, इसमें आपकी जान वगैरह नहीं जानी है। तो आप समझिए कि जब आपको पीटी देने में इतना भय लग रहा है, तो उससे ना वहां लड़ना हो तो क्या हाल होता होगा। तो इसलिए बहुत आसान, इसमें न जान जानी है न कुछ होना है, इसमें सिर्फ क्या होना है कि अगले साल देना पड़ सकता है। तो कोई इतना वो आपको घाटा नहीं लगने जा रहा कि टेंशन लेके, और आराम आराम से आप जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको रिवीजन कर लें। मतलब 2 पिन पॉइंटेड मैं बता रहा हूँ कि एक होता है ना कि उपदेश वाली बात नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल सलाह है, प्रैग्मेटिक, कि फर्स्ट जितना इम्पोर्टेंट चीज है रिवाइज कर दें। सेकंड, क्षमता अनुसार 4 या 5 टेस्ट और जो पीटी का जो पेपर प्रीवियस ईयर वगैरह बना लें, तो आप देखेंगे पूरी तरह से आपका दिमाग वो वार्म अप हो जाएगा। जैसे क्रिकेटर वार्म अप करता है ना, इट विल वर्क एज ए वार्म अप फॉर यू एंड यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर द prelim exam. With this, I congratulate all the aspirants who are going to appear at 5th June, on 5th June. वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। अब मैं लास्ट में आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप अब हमारे एस्पिरेंट्स को जो 2022 में प्रीलिम्स मींस यूपीएससी देने वाले हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि एकदम दिमाग को कुल रखें। और एक मंत्र है जो मेरे जीवन में बड़ा काम आया, मैं भी बहुत कंफ्यूज, बहुत परेशान रहता था। तो एक राइटर हैं, हमारी बहुत अच्छी मित्र हैं, वंदना राग जी, उनके पति भी आईएएस ऑफिसर हैं, पंकज राग। तो उन्होंने बोला कीप इट सिंपल। तो हर चीज को सिंपल रखिए, पीटी को हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, जीवन हो, लाइफ हो। तो मेरा यही संदेश है, कीप इट सिंपल, सरल। एक जैसे मैंने बहुत सरल उपाय बताया ना कि आप बना लीजिए 5 क्वेश्चन और फिर ये कर लीजिए अपना मेंस का रिवीजन। उसी तरह अभी 3 दिनों तक दिमाग को जितना ठंडा हो सकता है उसको कीप इट सिंपल एंड कूल। सिंपल रहेगा तभी कूल होगा। तो एकदम कूल रहिए, कूल होके दीजिए। मेरी शुभकामनाएं कि अवश्य आप पास होंगे। अगर आप कूल रखने में सक्षम रहे तो पास होने में भी सक्षम होंगे। बहुत सही कहा सर आपने, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आई होप आपकी एडवाइस स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगी एंड उनको इस साल का प्रीलिम्स के लिए बहुत मोटिवेट करेगी, बिकॉज यू हैव गिवन अ वंडरफुल एडवाइस टुडे। So thank you so much for giving your precious time to us. Thank you so much, sir.